साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका पेपर 6 सितंबर से शुरू है और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अब पूरी हो गई होगी। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपके लिए ले रहा हूँ साथी, हमारा सोच एक अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि सीटेट का स्वभाव है पैडागोजी, और मेरा ये मानना है कि पैडागोजी में कुल मिलाकर 35 टॉपिक है। तो हम लोग अगर 35 टॉपिक रोज करेंगे, जो कि पिछले 3 महीने से मैं लगातार कराते आया हूं, तो 90 नंबर तो रोज तैयार हो रहा है ना। देखो, एक ही टॉपिक में 3 घंटे लगाने से अच्छा है कि तुम वो 35 टॉपिक रोज करो। उसके एक ही क्वेश्चन रोज करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि वो 35 टॉपिक आपको 90 नंबर कमा के देगा। तो आइए दोस्त, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। ये 90 नंबर वाली क्लास है जिसमें आपके 5 विषय की पैडागोजी कवर होगी। तो आइए दोस्त, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है आपसे कि विकास के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। साथियों, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आप सबको बताना है। प्यारे भाई, विकास केवल आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है और पर्यावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बतिया कहां लिखा है कि विकास केवल माता पिता द्वारा ही निर्धारित होगा? हाँ, माता पिता पे जन्म जरूर मिलता है, लेकिन तुम बनोगे क्या, तुम्हारी जीवन में क्या उपयोगिता होगी, ये दोस्तों आपके परिवार का, आपके आसपास का वातावरण डिसाइड करेगा। तो केवल माता पिता नहीं, ये बात गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता है, ठीक है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में पूरी तरह समान। ये बताओ, अगर विकास की गति सभी व्यक्तियों में पूरी तरह समान होती तो आज दुनिया का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री ना होता। अगर भाई विकास की गति हर बच्चे में समान ही होती तो दुनिया का हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री ना होता, यानी ये बात गलत है। और चौथा विकल्प कह रहा है कि विकास एक रैखिक और पूरी तरह पूर्व अनुमानित मार्ग का अनुसरण करता है। हमको तुम एक बात बता दो, क्या जिंदगी ऐसी एक रेखा में चलेगा? रैखिक मतलब एक रेखा। क्या जीवन हमेशा एक रेखा में चलेगा? क्या हमेशा जिंदगी में हमेशा खुशी खुश रहोगे, या दुखी ही दुखी रहोगे, या खुश ही खुश रहोगे? नहीं सर जी, जिंदगी कभी एक रेखा में नहीं चल सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, यानी जिंदगी कुछ इस तरह से चलती है जिसको हम लोग वर्तुलाकार कहते हैं। समझ गए? यानी विकास रैखिक नहीं होता, वर्तुलाकार। सही उत्तर है बी। अब अगर आपने इतना खर्चा कर दिया है तो थोड़ा सा मेहनत और कर दो महाराज। विकास के बारे में 3-4 पॉइंट आपको और बता दूं जिससे पूरा टॉपिक कवर कर लो। साथियों, विकास जो होता है प्रत्यावर्ती नहीं होता, इसको नोट कर लो। ये विकल्प में लिखा रहेगा कि विकास प्रत्यावर्ती होता है, तो तुम कह देना जी नहीं। क्यों? क्योंकि विकास प्रत्यावर्ती का मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती का मतलब होता है पलटकर मूल बिंदु पर जाना, पलट पाना। तो क्या 50 साल का व्यक्ति साथियों पुनः 15 साल का हो जाएगा? ये संभव है? तो आप कहोगे नहीं सर जी, ये बतिया एकदम गलत है, कभी नहीं संभव है। 50 साल का व्यक्ति 5 साल का हो जाए, कैसे संभव है? यानी सर जी बतिया एकदम गलत है, हम इस पर नहीं सहमत हैं। ये बात तो सही है। और एक और पॉइंट जान लो कि विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसको लिख लो मेरी बहन और मेरा भाई और दोस्त, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो शुरू में सारे बच्चे सामान्य ही होते हैं, बाद में वो अपने कर्मों से विशिष्ट बनता है। हाँ, इसी को विकास कहते हैं। ये बात आप समझ गए हैं, ये दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? अब इतना पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया तो विकास टॉपिक से अब कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हारा उत्तर नहीं गलत होगा। इस तरह पे टॉपिक तैयार किया करो। ऐसे ही मैं 35 टॉपिक आपको वीडियो में कराऊंगा, इसलिए 1 घंटे आप पूरा वीडियो देखिए, 1 घंटे में सब कवर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण की क्षमता बालक में किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब, अगर मैं बच्चे से कह दूं बेटा 3 धन 5 बराबर क्या होगा, बच्चवा ने कहा सर जी 8। मैं फिर 3 और 5 को मिटा दिया। फिर मैंने बच्चे से पूछा बेटा ये 3 धन 5 कहाँ चला गया,
और अगर वो बच्चा बता पा रहा है कि सर जी आपने 3 धन 5 को मिटा दिया है, तो इसका मतलब बच्चा पुरानी बात को याद रख पा रहा है। अगर बच्चे को पुरानी सी पुरानी बात संरक्षित है, याद आ रही है, तो इसका मतलब ये बच्चा 7 से 11 साल का है। इसी को संरक्षण की प्रवृत्ति कहते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकरण की प्रवृत्ति जीन पियाजे की किस अवस्था का लक्षण है? तो कह देना मूर्त संक्रियात्मक। कैसे? हमने बच्चे को 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का सिक्का दिया। फिर मैंने बचवा से कहा कि बचवा इन सिक्कों को अलग अलग करके दो। अगर वो बचवा हर सिक्के को अलग अलग कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे में वर्गीकरण का गुण है। और अगर वो अलग अलग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर वर्गीकरण का गुण नहीं है। और अंतिम पॉइंट जानो कि मूर्त संक्रियात्मक में क्वेश्चन और आएगा, पूछेगा कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, तार्किक सोच। तो भी आपका उत्तर मूर्त संक्रियात्मक होगा। लेकिन ध्यान रहे, खामोश रहिए, दो बात समझो। अगर पेपर वाला ऐसे कह दे कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा तर्क के साथ कल्पना भी कर सकता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। अगर क्वेश्चन में तर्क के साथ कल्पना भी लिखा हो, तो आपका उत्तर ये डी वाला होगा, अमूर्त वाला। साथियों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कथन और कारण पर बेस्ड है, और ये सीटेट के आज के जमाने का प्रश्न है। हमारा बहन और मेरी भाई और मेरे दोस्त सब लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कथन ये है, कारण ये है। फिर देखता हूं, आओ कथन को पढ़ते हैं, क्योंकि कथन आप लोगों से बहुत गलत होता है। ज्यादातर लोग जो मात खाते हैं वो कथन में ही खाते हैं। हम आपको पूरा कराने वाले हैं। कथन कहता है कि एक शिक्षिका को अपनी क्लास में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चे के अनुभव को शामिल करना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें। कथन कह रहा है कि एक अध्यापिका को अगर क्लास में अलग अलग संस्कृति के आचार व्यवहार के बच्चे अगर क्लास में हैं, तो उन बच्चों को शामिल करो, उनके अनुभव को महत्व दो, बात करने का मौका दें। यानी कथन तो एकदम सही है, इसमें कोई गुरेज करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? कारण ये दे रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब छात्र अपनी संस्कृति यानी संस्कार को, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान पे जोड़ पाता। ई बतिया भी सही है भाई। कोई ज्ञान अर्थपूर्ण कब होगा? जब तुम्हारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान पे जुड़ पाए। हम आपको बहुत पढ़ाएं, लेकिन तुम अपने जीवन में बदलाव ही ना लाओ, तुम अपनी पुरानी आदत को बदलोगे ही नहीं, तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं होगा। तुम ही सोच रहे हो करे बस ऐसे बैठे बैठाए मिल जाएगा। बैठे बैठाए थोड़ी मिल जाएगा साथी, ये घोर कलयुग चल रहा है, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, और दोस्तों कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। समझे साथी? चलिए, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का उत्तर आ रहा है। मुझे इसी बात की दोस्तों बहुत खुशी है कि कम से कम मेरा जो दोस्त है वो निश्चित रूप से सही उत्तर कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, और मुझे भरोसा है कि आप इसका उत्तर एकदम सही करेंगे। आइए देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अधिगम को सीखने में बढ़ावा देगा? पहला, सहयोगात्मक अधिगम। बिल्कुल, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा हिमालय के पर्वत व जंगल में बैठकर नहीं सीख सकता। बच्चे को पसंद है समाज व लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी सहयोग तो एकदम सही है। निष्क्रिय रहकर तो कुछ नहीं करेगा। पाढ़ या ढांचा मतलब ये भी सही है, केवल निगेटिव वर्ड है। अब जो तीसरा विकल्प लिखा है कि क्या बच्चा पाढ़ के द्वारा, पाढ़ मतलब होता है सहारा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? वाइगोत्स्की ने कहा कि जब किसी बच्चे को शुरू में मदद करना अनिवार्य हो लेकिन जिंदगी भर मदद ना करना पड़े, तो ये जो आपने अस्थायी मदद किया है ना, इसी को स्केप फोल्डिंग या पाढ़ कहते हैं या ढांचा कहते हैं। उन्होंने कहा एक बच्चा जो शुरू में चलना सीखता है तो शुरू में उसकी उंगली को पकड़कर चलाना पड़ता है,
लेकिन जिंदगी भर बच्चे की उंगली को नहीं पकड़ना पड़ता, तो ये जो आपने अस्थाई मदद दिया ना, इसी को दोस्तों पाढ़ या मचान कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। यानी साथियों, पहला और जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही है। और अगर आपने भी यही कहा है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं कहा है साथी तो मैं फिर क्या ही कह सकता हूं, है ना। अगले क्वेश्चन पे अच्छा, इतना खर्चा हो गया, थोड़ा खर्चा और करो। वाइगोत्स्की ने दोस्तों एक शब्द दिया था यम के ओ, ये भी पूछता है कि यम के ओ का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों यम के ओ का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। यम के ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। हर व्यक्ति उसी से सीखना पसंद करता है जिसके पास उससे ज्यादा ज्ञान होता है। यह बतिया दोस्तों यम के ओ कहलाता है। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी पॉइंट लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ यूट्यूब इंडिया पर। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए। समावेशी शिक्षा की मूल भावना क्या होती है? प्यारे भाई पहले तो यह सीखो कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसके कितने अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि सीटेड शब्दों का ही खेल है। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिस क्लास के अंदर में हर जाति पृष्ठभूमि वर्ग का बच्चा होता है और सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना है, यही समावेशी शिक्षा है। साथियों समावेशी क्लास में 3 बातें होती हैं। इसी को विशिष्ट शिक्षा भी कहते हैं, इसी को विशेष शिक्षा कहते हैं, इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास भी कहते हैं। और दुनिया की कोई ऐसी क्लास दोस्तों नहीं है जो समावेशी ना हो, क्योंकि हर क्लास में हर जाति का, हर पृष्ठभूमि का बच्चा क्लास में होता ही होता है। तो पहला विकल्प है केवल विशेष। केवल तो गलत है, क्या समावेशी क्लास में केवल मैं विशिष्ट लोगों को पढ़ाऊंगा? नहीं। तीसरे विकल्प में केवल लिखा तो ये भी काटो, यहां भी केवल लिखा तो ये भी काट दो। चौथा विकल्प सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सबको मैं विद्यालय में सीखने का मौका दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आइए दोस्तों देखते हैं हम आप लोग कितना अच्छा जवाब देते हो। आइए दोस्त, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था किसके अंतर्गत आता है? हम आपको पढ़ाए थे ना कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था का मतलब यह होता है कि जिस उम्र में हमारे माता पिता और हमारा समाज हमसे उम्मीद करता है कि बेटवा फलाने एक लड़कवा देखो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है और तुम इतना नाकारा हो कि तुम सुबह 10 बजे तक सो रहे हो। तो जब माता पिता या समाज हमसे अच्छा होने की उम्मीद करे तो ये बच्चा 12 साल का है, और 12 साल मतलब ये परंपरागत अवस्था का बच्चा है। पूर्व परंपरागत अवस्था का बच्चा दोस्तों ये 4 साल का होता है, और ये बच्चे स्वार्थी होते हैं। इनकी नैतिकता को माता पिता डिसाइड करते हैं। पेपर में पूछा गया था कि जीन पियाजे कोहलबर्ग की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे से उम्मीद की जाती है कि फलाने का लड़का तो भाई अच्छा कर रहा है, आप भी करो। खैर बाती पूर्व परंपरागत में बच्चा स्वार्थी दंड आज्ञा पालन। इधर आइए अंतिम जानो, उत्तर परंपरागत अवस्था का बच्चा 18 साल का होता है, और ये वो बच्चा है दोस्तों जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है। क्योंकि 18 साल के बच्चे इतने समझदार हो चुके होते हैं कि वो सबकी उचित अनुचित को समझते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथी, और आपको तो मिलान करना है। और आज का क्वेश्चन मैंने कहा ना प्रीमियम लेवल का है, मतलब इसको कह सकते हो एकदम प्रीमियम कंटेंट है ये। मिलान करिए सीटेड का प्रश्न। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। मतलब पहले का मिलान दूसरे में होगा, तो जहां पे पहले में दूसरा दिखे, यानी ऑप्शन ए में भी पहले में दूसरा है और सी में भी पहले में दूसरा है, मतलब अभी तो ठीक है। जेडपीडी का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया, मतलब दूसरे में चौथा होना चाहिए, यानी दूसरे में चौथा बी में है, यानी यही वाला ऑप्शन सही है। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया, तो पहला है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया, बिल्कुल सही है। तो मैच कर लिया आप लोगों ने। अरे वाह क्या बात है साथी, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपसे निवेदन है कि यार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों को 2-4 दोस्तों को शेयर भी जरूर करो।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षिका अपने क्लास में देखती है कि एक छात्र गणित की समस्या को हल करने में लगातार कठिनाई का सामना कर रहा है। जब वह मौखिक रूप से अवधारणाओं को बहुत अच्छा समझ लेता है, यानी जब टीचर मुंह से समझाता है तो यानी कि सुनकर सीखने में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब लिखने के लिए कहा जाता है तो उसकी लिखावट अस्पष्ट रहती है, वह गणितीय प्रतीकों को समझ नहीं पा रहा है। तो अगर दोस्तों बच्चों में गणित में दिक्कत आ रही है और वो लिख भी नहीं पा रहा है, तो इसको जानते हो क्या कहते हैं साथियों? इसको कहा जाता है, अगर गणितीय विकार है तो डिसकैलकुलिया, और लिख नहीं पा रहा है तो डिसग्राफिया। ये मैं पहले भी पढ़ाया हूं, ये आज की बात नहीं, इसको कई बार पढ़ाया हूं, है कि नहीं? यानी डिसग्राफिया किसे कहते हैं? जब बच्चे को लेखन में दिक्कत हो। और डिसकैलकुलिया कब कहते हैं? जब बच्चे को गणित में दिक्कत हो। एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी वो बीमारी होती है जहां पे बच्चे को ध्यान लगाने में दिक्कत आती है। जैसे कि आप लोग अभी क्लास में हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका शरीर तो क्लास में है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होगा कि यार कल अभी ये करना है, परसों वहाँ ये जाना है, यानी दिमागी तौर पे आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये एडीएचडी बीमारी है। और जो एएसडी होता है, जो ऑटोइज्म है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ऑटोइज्म का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति अपने ही विचारों को सर्वोपरि माने, तो मानकर चलना कि ऐसे व्यक्ति में ऑटोइज्म होता है ना? ऐसे लोगों को समाज में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप अपना ही विचार सबसे ऊपर रखोगे तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति आपको कायदे से पीट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी, क्वेश्चन नंबर 9। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बताओ दोस्तों, कुछ आसान क्वेश्चन भी है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बाल केंद्रित शिक्षा की खोज किसने किया। साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है वन एंड ओनली रूसो महोदय। वही रूसो जिनसे पेपर में 3 क्वेश्चन आता है। रूसो ने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन एक अध्यापक स्वयं करेगा। रूसो ने ही कहा था कि बालक के आंख, नाक, कान ही उसके पहले शिक्षक हैं। ये हमने थोड़ी कहा था, ये बतिया रूसो ने ही कहा था। समझ पा रहे हो आप लोग? और हाँ, और रूसो की पुस्तक का नाम है दोस्तों एमील, यानी एमील नामक पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या है दोस्तों? रूसो ही है। अब उत्तर तो सब कर लेंगे जो लोग, देखो कभी भी किसी क्लास को इसलिए मत करो कि तुम्हें उत्तर करना आ रहा है। उत्तर सिखाना मेरा फर्ज नहीं है भाई। पेपर में सेम टू सेम प्रश्न थोड़ी आता है। पेपर में ऐसा ही प्रश्न आएगा लेकिन सेम टू सेम नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, समझ विकसित करनी है। तो पहला विकल्प है कि ज्ञान का एकमात्र, ये देखो एकमात्र एकदम निगेटिव है, ये भी गलत है। सुगम करता हो आप, जाहिर सी बात है टीचर जो होता है सुगम करता है, सहज करता है, पथ प्रदर्शक है। तीसरे में केवल लिखा है, चौथे में भी केवल लिखा है, गलत काट दीजिए। 5वां क्वेश्चन फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है साथी। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत का क्या मतलब होता है? हमने क्या कहा था? यह सिद्धांत भी दोस्तों वाइगोत्स्की महोदय का है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, लेकिन पहले आपको यह समझना है कि व्हाट अबाउट जेडपीडी, जेडपीडी क्या होता है। तो हमने कहा कि जब किसी काम को कोई बच्चा शुरू तो स्वयं करता है लेकिन बिना मदद के पूरा नहीं कर सकता, तो मदद की सहायता पे जो कार्य पूरा करता है उसी क्षेत्र को जेडपीडी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे एक बच्चे ने हाथी का खिलौना लिया, उसके 4 पैरों को खोल देता है और अब जोड़ रहा है। दूसरा पैर, तीसरा पैर, यानी 3 पैर सही जुड़ गए, चौथा पैर बच्चे से गलत जुड़ गया। अभी बच्चा सोच रहा है, यहाँ तीसरे पैर पे खड़ा है ये बच्चा, ये सोच रहा है काश कोई मेरी मदद कर देता तो मैं चौथे पैर को ठीक कर सकता हूँ। यानी अब ये मदद की सहायता पे जो कार्य पूरा करना पड़ा, चौथे पैर को ठीक से जोड़ने में जो मदद लेनी पड़ रही है, तो तीसरे पैर पे चौथे पैर के बीच में काम को पूरा करने में जो मदद लेनी पड़ी साथी, इसी को कहा जाता है जेडपीडी, जो आपको अच्छे से पता है, मैं ये बात कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो शीतल कुमारी, अजय वीर सिंह, कांति, राहत, अरुण, संगीता, अनुपमा शर्मा, चंदन कुमारी, चांदनी कुमारी। तो प्यारे भाई आप लोग जान गए ना, ये आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बालक द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाले काम
तथा किसी कुशल व्यक्ति की मदद पे किया जाने वाले काम के बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है। साथियों आगे, प्यारे भाइयों, ये आवश्यक सूचना उन सभी दोस्तों के लिए है जो लोग कई सालों से सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं, बार बार 70 पे 90 के बीच में परेशान हो गए हैं, या आप पहली बार देने जा रहे हैं लेकिन आपकी अभी कोई तैयारी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि सर जी क्या पढ़ें। तो दोस्तों, आपकी इसी समस्या के 100% और प्रामाणिक समाधान के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसमें 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी। गुरु ये अकेला ही आपको 90 नंबर कराने के लिए काफ़ी है। अगर 57 साल का व्यक्ति 150 पेज पढ़कर 117 120 नंबर कर सकता है तो आप तो आराम से कर लोगे, क्योंकि पिछले फीटेट में अच्छे से उन लोगों ने किया। और 60 पेज में आपको मिलेगा हर विषय का केवल मेन टॉपिक कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। और दोस्तों, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, 1 घंटे भी अगर रोज पढ़ोगे ना, तो ये आपका 1 हफ्ते में सिलेबस पूरा कर देगा। साथियों, मैं ये तो नहीं कह देता हूं कि इसको पढ़कर आप टॉपर बन जाओगे, ये नहीं संभव है, लेकिन हाँ 105, 107, 110 नंबर कमा लोगे। लेकिन अगर आप 120 के ऊपर जाना चाहते हो तो नोट्स के साथ में आपको दिया हूं आयोग का 14 सालों का प्रीमियम पेपर। अब 14 साल में तो आयोग ने 15 से 20 हजार क्वेश्चन पूछा है, तो गलती लोग ये करते हैं कि वो मोटी मोटी किताब इकट्ठा कर लिए। 20 हजार क्वेश्चन तो जीवन भर नहीं पढ़ पाओगे, उनमें वह 500 क्वेश्चन छांट लीजिए जो हर साल पेपर में आता है। तो वो 500 सेलेक्टेड क्वेश्चन भी दे दिया हूं कि जिससे आप अगर कुछ भी ना पढ़े हो तो भी आप 105, 110, 115 पार कर जाओ। कैसे आपको मिलेगा साथी? दोस्तों, नीचे 9653050981 पे आप सीधा कॉल करेंगे या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। साथियों, इसका जो पूरा खर्चा आता है वो 999 है, ऑफर प्राइस में आपको मिलता है ये 499 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जबरदस्त क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि आप इसका उत्तर जरूर करिए। कथन क्या कह रहा है? क्लास में लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए शिक्षक को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुष और महिला के उदाहरण दें। इस प्रश्न का, इस कथन का मतलब यह है कि जो जेंडर पक्षपात सदियों से चला आ रहा है कि लड़की खाना पकाएगी, लड़का नौकरी करेगा, इस पक्षपात को दूर करने के लिए एक अध्यापक को गैर पारंपरिक मतलब कि भाई लड़की भी नौकरी कर सकती है, लड़का भी खाना पका सकता है, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, कथन में कोई बुराई नहीं है। कारण दोस्तों ये कह रहा है कि यह दृष्टिकोण बच्चों में जेंडर भूमिकाओं के प्रति लचीलापन विकसित करने और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने में मदद करेगा। कारण भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो प्रिय मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। समझ गए? आगे आ जाओ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता में कौन सा कथन सत्य है? साथियों, जिनको देखने में दिक्कत आए ना, वो वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो और आराम से देखो, बहुत बढ़िया दिखेगा। संरचनावादी क्लास क्या होती है? दोस्तों, संरचनावाद का मतलब होता है जहां पे बच्चा स्वतंत्र रूप से चिंतन करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वही संरचनावादी क्लास होती है। पहला विकल्प, जहां पे ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से हो, ये कथन तो सही है, पहला विकल्प। शिक्षक का ध्यान केवल सही उत्तर और रटन पे, देखो केवल लिखा है मतलब गलत है, रटना लिखा है मतलब गलत है, यानी कि दूसरा तो गलत है। पूर्व अनुभव और सामाजिक अंतःक्रियाओं